नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच हलचल बढ़ गई है। विधानसभा चुनावों की जीत और नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियों के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, जबकि कांग्रेस की उम्मीदें एक बार फिर गांधी परिवार पर टिक गई हैं। अब तक कांग्रेस को लग रहा था कि मोदी के नाम पर एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ेगा और मोदी के लिए दिल्ली दूर ही रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र में स्वाभिमान शेतकरी संगठन ने एनडीए में शामिल होकर ये भ्रम दूर कर दिया। अब ये बहस बेहद पेचीदा होती जा रही है कि आखिर 2014 में कांग्रेस की रणनीति क्या होने वाली है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अधिवेशन से पहले कोई नेता खुलकर कुछ बोल नहीं रहा। लिहाजा ये सस्पेंस भी गहरा गया है कि क्या राहुल गांधी के पास मोदी को मात देने का कोई मास्टर प्लान है। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही कांग्रेस में माथापच्ची तेज हो गई है। मीडिया मैनेजमेंट से लेकर कांग्रेस संगठन की चूलें कसने की योजना तैयार की जा रही है। 17 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही कई और बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। संगठन में एक सोनिया जी के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके कंधों पे एक संगठन के नेतृत्व की जिम्मेदारी है और अगला लोकसभा का चुनाव भी हम उनके ही नेतृत्व में लड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस का कोई नेता 2014 की चुनावी रणनीति पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी की सबसे बड़ी चिंता विरोधियों के प्रचार अभियान को लेकर है। कांग्रेस को सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और राहुल गांधी की छवि चमकाने का कोई नुस्खा अब तक नहीं सूझा है। लिहाजा इस काम के लिए पेशेवर पीआर एजेंसियों को ठेका देने का फैसला हो चुका है। कहा जा रहा है कि पीआर एजेंसी हायर की है राहुल गांधी के लिए। मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं है। मैंने सुना न कहीं पढ़ा ये बात। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति एक पद का नियम कड़ाई से लागू करने का मन बना लिया है। लिहाजा संगठन के ओहदेदारों से कह दिया गया है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर संगठन का पद त्याग दें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नियम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी लागू होगा। सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के महासचिव चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। वैसे ही गुरदास कामत हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, शकील अहमद हैं, अजय माकन हैं, ये सभी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन्हें अपना पद छोड़ना होगा। साथ ही साथ जो कुछ सचिव भी हैं, संजय निरुपम हैं, प्रिया दत्त हैं, जो कि अपना पद छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की रणनीति का सस्पेंस मंगलवार को राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक से और गहरा गया। इस बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ पार्टी संगठन और 2014 के चुनाव प्रचार के मुद्दे पर लंबी बातचीत की। प्रियंका गांधी के साथ इस बैठक में कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी अजय माकन, जनार्दन द्विवेदी, सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल, जयराम रमेश, दिल्ली के प्रभारी शकील अहमद, यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री और राहुल गांधी की सलाहकार मंडली के सदस्य मोहन गोपाल मौजूद थे। सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि दो मसलों पर प्रियंका गांधी ने यहां बैठक ली है। पहली चीज, मनमोहन सरकार की जिस तरह से नकारात्मक छवि होती जा रही है, उससे कैसे निपटा जाए। दूसरा जो अहम मसला है, कांग्रेस पार्टी का पुनर्गठन कैसे है। और इन्हीं दो मसलों पर प्रियंका गांधी ने 90 मिनट तक चर्चा की है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया और उनसे चर्चा की। प्रियंका गांधी इससे पहले सिर्फ अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों तक ही सीमित रहती थी। ये पहली बार है जब उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक की। प्रियंका के अचानक सक्रिय होने से विरोधी दलों के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हमेशा परिवारवाद में विश्वास करने वाले पार्टी है। इसलिए परिवार का ये सभी सदस्य आपस में चर्चा कर रहे, ये उनका तरीका है, उनका पद्धति है। अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं प्रियंका गांधी की सक्रियता मोदी को मात देने के लिए राहुल गांधी के प्लान का हिस्सा तो नहीं है। अब इस बात पर कयासबाजी शुरू हो गई है
कि क्या कांग्रेस के प्रचार अभियान की कमान प्रियंका गांधी को सौंपा जा सकता है? क्या प्रियंका अमेठी और रायबरेली के अलावा पूरे यूपी में कांग्रेस की बागडोर संभालने जा रही हैं, या फिर कांग्रेस संगठन में प्रियंका ने अपने लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी चुन ली है? यतेंद्र के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या प्रियंका हो सकती हैं राहुल का प्लान बी? और इसके अलावा भी कांग्रेस की क्या रणनीति है? 17 तारीख तक सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या है। सस्पेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और आज ये जो मीटिंग हुई जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई कांग्रेस के आला नेताओं के साथ राहुल गांधी के आवास पर, और राहुल उसमें शामिल नहीं थे, इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं इस तरह के। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है इस बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर सामना, हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही जगदम्बिका पाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जगदम्बिका जी के पास चलूंगी, लेकिन अभी वो अपना जो साउंड का कनेक्टर है वो लगा रहे हैं। जब तक वो कनेक्टर लगाते हैं तब तक मैं कैप्टन अभिमन्यु के पास चलती हूँ। कैप्टन अभिमन्यु, एक रिएक्शन आपसे। आज जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के आला नेताओं के साथ मीटिंग की, बैठक की, ये जो प्लान पी निकलकर कुछ लग रहा है कांग्रेस का, इस पर बीजेपी क्या मानती है? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी की मीटिंग का सवाल है, हर पार्टी को चुनाव के समय में अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है, और इसमें कोई नया नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज परिवारवाद इस कदर हावी है कि उस पार्टी का कोई भी सदस्य ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो देश के प्रधानमंत्री पद का स्वयं को उम्मीदवार मान करके चल सके या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी ले सके। तो एक बार फिर से जब कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्तर पर है, 4 राज्यों में पराजय बड़ी शर्मनाक हुई है, और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में कांग्रेस के कुशासन के कारण से और महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण से उनको विकल्प मान करके एक लहर चल रही है, और देश की जनता ने आने वाले समय में उनको प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया है, तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस आज बैकफुट पर, बैक टू द वॉल अपने आप को मान करके और फिर परिवार के सहारे अपनी राजनीतिक और रणनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। वो उनके रणनीति का अधिकार है, हम उसका सम्मान। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, आपने ये जो मुद्दा उठाया, इसका जवाब मैं जगदम्बिका जी से ले लूंगी, वो हमारे साथ जुड़ गए। अभी जगदम्बिका जी, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल बैकफुट पर है, एकदम पुश्ड अगेंस्ट द वॉल है, और इसलिए वापस परिवार का सहारा लेकर इससे उभरना चाहती है नरेंद्र मोदी की ताकत से निपटने के लिए। अब ये कैप्टन अभिमन्यु जी जो कह रहे हैं, परिवारवाद अगर कांग्रेस में होता तो सत्ता में सोनिया जी होती, आज राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते। संगठन में काम करना, कैप्टन अभिमन्यु जी इस बात से सहमत होंगे कि अगर सरकार में नहीं है, सरकार और संगठन में कितना अंतर होता है। संगठन में काम करना अपने आप में त्याग माना जाता है। संगठन में काम करना मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टी के लिए काम करना, अपनी लाइफ को समर्पित करना। आज आपके यहाँ संघ के लोग हैं जो आपके संगठन में काम करते हैं, आप कितनी श्रद्धा से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ वही अगर हमारे यहाँ सोनिया जी और राहुल जी संगठन में काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी श्रद्धा की बात होनी चाहिए कि वो लोग संगठन में काम कर रहे हैं। चाहते तो 10 साल में सत्ता में भी रह सकते थे। तो इसलिए ये कहना कि मतलब हम संगठन में नेता काम कर रहे, नेतृत्व, तो स्वाभाविक है कि डेमोक्रेसी में संगठन ही सरकार बनाती है। संगठन ही में मेहनत करके पार्टी को उम्मीदवार दिया जाता है, पार्टी के लिए कैंपेन होता है, फिर जब बहुमत आता है तो बहुमत के आधार पे सत्ता बनती है। तो अगर कांग्रेस पार्टी जो जंग आज़ादी की लड़ाई में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस आज़ादी के बाद से फिर तमाम राज्यों में, केंद्र में सत्ता में रहने के बाद उसने गवर्नेंस किया, गुड गवर्नेंस दिया, बड़े से बड़े कानून, राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट। चलिए आपके पास में आऊंगी जगदम्बिका जी। एक प्रेम शुक्ला जी ने हाथ खड़ा किया, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आजादी की लड़ाई में पार्टी थी, आजादी के बाद सरकार में परिवार है। प्रेम जी नहीं, मैं इनसे जगदम्बिका पाल जी, चूंकि संगठन का इन्होंने बात प्रारंभ किया है, मैं इनसे कांग्रेस के संविधान की उस धारा की जानकारी चाहता हूं जिसके अनुसार
एक साधारण सदस्य या सक्रिय सदस्य कांग्रेस के सारे संगठन को उपाध्यक्ष की केबिन में बुलाकर वो बैठक लेने का अधिकार प्राप्त हो। कांग्रेस का जो वर्तमान संगठन है उसमें कृपया संविधान की धारा बता दे और बताएं कि ये कभी कांग्रेस के इतिहास में और भी हुआ था क्या। जगदम्बिका जी, आपसे सवाल है प्रेम शुक्ला का। अब प्रेम शुक्ला जी को नहीं मालूम कि कांग्रेस के संविधान में है। इसके पहले अर्जुन सिंह साहब भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष के बाद जो उपाध्यक्ष होता है वो नंबर 2 होता है। साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य बैठक बुला रहा है। के लोग नहीं, सक्रिय सदस्य नहीं, हमारे यहाँ साधारण सदस्य होता है। गांधी साधारण सदस्य बनाता है। प्रियंका गांधी सिर्फ सक्रिय सदस्य है। नहीं, साधारण सदस्य जो है वही, और जब सक्रिय सदस्य हो जाता है तो सक्रिय सदस्य को किसी भी पदों पे जा सकता है, इसलिए उसको किसी पद पे जाने के लिए नहीं चाहिए। सारी कार्यकारिणी की बैठक बुला सकता है। जगदम्बिका जी, और कार्यकारिणी की बैठक हुई आप क्या नहीं, आपको नहीं मालूम है? साधारण सदस्य के नाते इतने वरिष्ठ लोगों की बैठक बुलाने का अधिकार है क्या? कहां से? कांग्रेस पार्टी भी देश के संविधान के अंतर्गत काम करती है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संविधान के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड है और उसको अपनी कार्रवाई संविधान के अनुरूप तो चलाना चाहिए। दुरुपयोग है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए। अरे आप सुन लीजिए शुक्ला जी, कांग्रेस की बैठक की या तो आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस की बैठक जो होने वाली है एआईसीसी की, वो 17 तारीख को होगी। कांग्रेस की बैठक होती है तो एआईसीसी दफ्तर में होती है। अब अगर आप संदर्भ में बैठक तो नहीं, अगर तैयारियों के संबंध में चर्चा होती है तो अपने पार्टी के अंदर बिल्कुल घर में होती है। और एक बैठक अलग चीज है जो हमेशा जिसकी दफ्तर में बैठक होती है, और ऐसी उसकी अध्यक्षता में हुई। क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए अगर इसमें अचरज की क्या बात है? ये तो दोष है ना, माननीय प्रियंका साधारण सदस्य कोई दोष नहीं। नहीं, चलिए प्रेम शुक्ला जी इस क्या ये कोई बैठक कांग्रेस की बाजाफ्ता है कि जिसकी वो अध्यक्षता कर रही थी? अरे अगर चलिए मैं बाकी हमारे गेस्ट के पास भी चलूंगी। सबसे मैं अजय आलोक के पास चलती हूँ। अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता हमारे से जुड़े हैं। अजय जी, प्रियंका अगर इस बैठक में शामिल हो गई एक सक्रिय सदस्य के तौर पर, तो एनडीए के खेमे में इस कदर खलबली मची हुई क्यों है? क्यों इस कदर उबाल है? एक पोटेंट थ्रेट के तौर पे देखा जा रहा है उनको। शीतल जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो दोनों हमारे देश की प्रमुख राजनीतिक दल हैं, तो दोनों परिवारवाद के ढांचे पे चल रहे हैं। एक को गांधी परिवार चला रहा है तो दूसरे को संघ परिवार चला रहा है। तो इसलिए परिवारवाद की बातें तो दोनों ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देश में आने वाले समय में ये जो नीचे से इनकी चट्टानें सरक रही हैं, ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है इनमें, और एक तीसरी शक्ति का बहुत तेजी से उदय होते जा रहा है, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये नजर आएगा। और उसके बाद ये जो दोनों तथाकथित नेशनल पार्टीज हैं, तभी इन्हें अपनी स्थिति का ज्ञान होगा। आज देश बहुत उम्मीद से एक तीसरी शक्ति की तरफ देख रहा है। आम आदमी पार्टी उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री, चलिए आपने तीसरी शक्ति की बात की, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा, उनसे। रविदास जी, दोनों परिवार, जैसा कि अजय आलोक जी के शब्दों में ही मैं कह रही हूं कि संघ परिवार और गांधी परिवार अगर इस कदर सक्रिय हो गए आगामी चुनाव को लेकर, तो नेताजी के परिवार का क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, पहले दोनों की निगाहें और प्राइम टारगेट यूपी है, सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आती हैं। देखिए, अभी एक बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बात कर रही थी संविधान की। आज से 39 साल पहले इस देश में आपातकाल लगाया गया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि ये दोनों परिवार अगर हाइपर एक्टिव हो गए, यूपी सबसे अहम है, तो फिर नेताजी के परिवार का यूपी में क्या होगा? वो प्रियंका को लेकर आ रहे हैं, राहुल क्या इमेज मेक ओवर हो रहा है? अरे हमको बोलने तो दीजिए, पूरी बात सुनिए तो। कहिए। देखिए, केंद्र में यूपीए की सरकार है, जिस सरकार के खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लूट बढ़ी है।
करप्शन हुआ है और जनता की गरीब बढ़ी है। आज जनता बदलाव चाहती है, खिलाफ जनता में बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लूट बढ़ी है, करप्शन हुआ है और जनता की गरीब बढ़ी है। आज जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ये चाहती है कि केंद्र की सरकार में यूपीए नहीं हो और ना भाजपा हो। तीसरा मोर्चा, तीसरी शक्ति उभर करके आएगी और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके सारे दल मिल करके तीसरा फ्रंट बनाएंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस में बात संविधान की है, इस देश में आपातकाल लगाया गया। मैं स्वयं खुद 20 महीने आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहा। चलिए, अभी तो आप ये कह रहे हैं लेकिन समर्थन आपने दे रखा है उनको। मैं आपातकाल लगाया गया। ठीक है, कहने को आप ये सब बातें कह रहे हैं लेकिन समर्थन तो आपका रहता ही है। क्या पर्दे के पीछे चलता है हम पूरा देश जानता है ये। जगदम्बिका जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि चलिए 17 तारीख की बैठक जो है वो अहम है, उस बैठक तक सबको इंतजार करना होगा, लेकिन कुछ तो खुलासा कीजिए, कुछ तो बताइए जो इतना सस्पेंस खड़ा हो रहा है। आखिर क्या तुरुप का पत्ता लेके आने वाले हैं, क्या रणनीति रहने वाली है, कुछ तो बताइए देश को। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी आखिर वो अपनी रणनीति से ही 2004 में सत्ता में आई, जिस समय की भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम उस समय प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग अडवाणी जी थे। अब 2009 में जो आप सत्ता की बात कर रहे हैं, 2009 में भी लोग तैयारी में थे, अपोजिशन के लोग, लेकिन कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। तो अब 2014 में भी कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो उसकी तैयारी हमको करनी है। वो हमने तैयारी जयपुर से शुरू कर दी है। जयपुर के बाद आपने देखा कि संगठन में जिस तरह से सक्रियता आई और संगठन में एक बदलाव शुरू हुआ है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं आज हम अपने संगठन को एक बूथ स्तर तक चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जयपुर के बाद परिणाम जो आए हैं, जो नतीजे देखने को मिले हैं, वो तो अच्छे नहीं देखने को मिले हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है कि वो परिणाम नहीं आए हैं, उससे भी हमें सबक मिला है। और उस सबक के बाद आपने देखा है कि कहीं न कहीं एक मंथन चल रहा है, और जब मंथन होता है तो उस मंथन के बाद अमृत ही निकलता है। चलिए, क्या ये सबक जो सीखा जा रहा है, हमने ये भी सुना है, ये खबर आ रही है कि 500 करोड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, राहुल गांधी को एक इमेज मेकओवर दिया जाएगा, एक युवा डायनामिक चेहरे के तौर पर सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनका कैंपेन चलेगा नरेंद्र मोदी की काट देखते हुए। क्या इसमें कितनी सच्चाई है जो 500 करोड़ का मेगा प्लान है? नहीं, देखिए, इमेज बिल्डिंग की तो उसके लिए जरूरत हो जिसकी इमेज ना हो। नहीं, लेकिन जगदम्बिका जी, राहुल गांधी ने दिल्ली में हार के बाद ये बात कबूली थी कि बड़े स्तर पर रिवैम्पिंग की जरूरत है पार्टी को और पार्टी की नीतियों को लेकर। तो इसमें इमेज बिल्डिंग की बात तो वो खुद उस वक्त एक्सेप्ट कर रहे थे। नहीं, इसमें देखिए, ये दो बातें हैं कि पार्टी को रिवेटलाइज करना, पार्टी को रिवैम्प करना, पार्टी को रिऑर्गेनाइज करना, पार्टी को ग्रास रूट तक, मतलब आम आदमी के साथ जोड़ना, ये एक अलग चीज है। और जो बात ये आप पूछ रहे हैं, आप कह रही कि राहुल जी की इमेज की बिल्डिंग के लिए 500 करोड़ पे किसी के साथ अनुबंध हुआ, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि राहुल जी की इमेज आज आदिवासियों में, दलितों में, नौजवानों में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नौजवान के रूप में है। ये भी है कि सत्ता में चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ऑफर किया कि मैं आज के 1 साल पहले कि मैं राहुल जी के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सरकार में जाने के बजाय, सत्ता में जाने के बजाय उन्होंने संगठन में काम करना बेहतर समझा। तो अब इन परिस्थितियों में उनको इमेज बिल्डिंग के लिए इस तरह का किसी को अनुबंध करना या किसी बाहर की कंपनी को इमेज बिल्डिंग के लिए पैसा देना, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है या ऐसा है नहीं, हुआ ही नहीं है? आप इसे बिल्कुल नकार रहे हैं कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हुई है? मैं कह रहा हूं ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, चलिए, आपने इस बात को नहीं नकारा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। कैप्टन अभिमन्यु, इनके 500 करोड़ के इमेज मेकओवर के मेगा प्लान के जवाब में बीजेपी के तर्कश में क्या तीर है? वैसे नरेंद्र मोदी का प्रचार और उनकी जो इमेज बिल्डिंग है और उनकी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर काबिलियत है वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये जो 500 करोड़ का मेगा प्लान है, इसके जवाब में भी कुछ तैयारी हो रही है आपके खेमे में?
नहीं, इन्होंने एप्सो को पहले ही $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। जी, आज हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों ने अपना मन बना लिया है और उन्होंने कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का आज जनता ने जिम्मा लिया है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की एनडीए की सरकार बने, ये जन आंदोलन बन चुका है। आज कांग्रेस जो 125 साल पुरानी पार्टी इस स्थिति में आ गई है कि देश का दुर्भाग्य है कि वो तमाम लोकतांत्रिक मान्यताओं और मर्यादाओं को ताक पर रख करके एक परिवार के ऊपर आश्रित होने के लिए मजबूर हुई है। हम कांग्रेस पार्टी को इस देश की एक धरोहर मानते हैं, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है कांग्रेस पार्टी का, वह भ्रष्टाचार का, कुशासन का पर्याय बन चुका है। कांग्रेस को जरूरत है री इन्वेंट करने की, अपने आप को रीडिस्कवर करने की। अगर वो अपने एक ऐसे नेता के ऊपर जिस पर सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी वो इतना आत्मविश्वास अपना बना नहीं पाए कि वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ले सके, या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए कि उनका नेतृत्व करके उनको चुनाव जिता सके। आज 500 करोड़ रुपए आज भले और खर्च लें, आज प्रियंका वाड्रा जी उनकी बहन के नाते अपनी पार्टी के सहयोग करने के लिए भले आ जाएं, लेकिन देश की जनता आज कांग्रेस को पूरी तरह से मंथन करके, पूरी तरह से एक नया परिवर्तन करके ही स्वीकार कर सकती है। अन्यथा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना महात्मा गांधी जी का जो था वो जनता साकार करने वाली है। जगदम्बिका जी से मैं एक छोटा सा रिएक्शन कैप्टन अभिमन्यु ने जो बातें तमाम कही हैं उस पर लूंगी, फिर मैं अजय आलोक जी के पास चलूंगी। देखिए, ये जो कैप्टन अभिमन्यु जी कह रहे हैं ये तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। तो देश में एक नकल की राजनीति शुरू हो गई। तो ये जो आज राहुल गांधी जी पे 500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, तो ज्ञात होगा कि 2011 में ही एप्सो जो एक यूएस बेस्ड कंपनी है, इमेज मेकओवर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने $375 मिलियन का करार किया हुआ है। ये तमाम इंडिया टुडे से लेकर हर जगह पे आ चुका है। ये इमेज मेकओवर ही था सोशल मीडिया का। आज राहुल गांधी उसी के कर रहे हैं, 500 करोड़ रुपए पे इमेज मेकओवर करेंगे। आपको आपकी जीत के बाद सारे कांग्रेसी बोले लगे कि बॉम्बे में बिजली का रेट कम कर दीजिए। तो ये देश में नकल की राजनीति करके अपनी इमेज बदलने की जो कोशिश हो रही है, इससे देश का लाभ नहीं होने वाला है। लाभ है कि अपने कार्यों से अपनी इमेज बदल ये 500 करोड़ से राहुल गांधी अपनी इमेज काफी करोड़ का जवाब है। 500 राहुल का 500 करोड़, मोदी के मिलियन डॉलर, 500 करोड़ रुपए नहीं, $375 मिलियन का जवाब है। उनकी जानकारी में कुछ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी जानकारी, ये तो एप्सो में कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑन रिकॉर्ड है। देश की आम जनता ने, आम नौजवानों ने, आम कार्यकर्ताओं ने, और ये वही एजेंसी है सम्राट है, और वो केवल इसलिए नहीं है कि उनके लिए इमेज बनाने की आवश्यकता पड़ी। गुजरात में 12 साल का जो सुशासन है, गुजरात के विकास की चर्चा आज देश में नहीं पूरी दुनिया कपड़े तक कैसे पहनेंगे वही एजेंसी तय करती है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार कुशासन कर रही थी, महंगाई बढ़ा रही थी, भ्रष्टाचार कर रही थी और नीति के ऊपर पूरी तरह से अपंग हो रही थी। आप कौन सा पीछे थे गुजरात में? गुजरात में ठोस नीति के निर्णय ले रहे थे, गुजरात में आप कौन सा पीछे थे? अंकुश लगा रहे थे और आर्थिक विकास कर रहे थे। 35,000 करोड़ रुपए की जमीन 100 रुपए में दे रहे थे, 24 घंटा बिजली दे रहे थे। इन सब 35,000 करोड़ की जमीन 100 रुपए में आपने टाटा को दी है, मोदी जी अडानी को दी है। आशा की किरण बनकर चलिए मसला डाइवर्ट हो रहा है, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आऊंगी। अजय आलोक, ये $375 मिलियन का जो सवाल है जो इन्होंने खड़ा किया बेहद अहम है, इस पर भी आपसे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जगदम्बिका जी के पास चलूंगी। जगदम्बिका जी, कुछ तो बताइए, एलाइज को लेकर क्या करने वाले हैं, गठजोड़ों को लेकर क्या करने वाले हैं? शरद पवार तो राहुल गांधी को लेकर सहमत या खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन एनडीए के साथ चला गया है। तो ये जो एलाइज का गठजोड़ है और ये ताना बाना कैसे बुनेंगे, कुछ तो बताइए। देखिए, एलाइज का जो सवाल है, शरद पवार जी ऐसा नहीं, मतलब 10 साल में पिछले आपने देखा होगा कि कई मुद्दों पे शरद पवार जी ने अपने अलग विचार रखे जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे। हर मसले पे तो अलग विचार होते हैं उनके, हर मसले पे अलग विचार होते हैं। हाँ, तो कभी कभी नाराज होकर वो मातोश्री भी चले जाया करते थे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी शरद पवार जी ने हमेशा कांग्रेस यूपीए का साथ दिया, और इस बार भी चाहे शरद पवार जी हों, चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हों, चाहे हमारे और जो गठबंधन के कांग्रेस यूपीए के साथी हों, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए कांग्रेस यूपीए का जो गठबंधन आज है, वो कांग्रेस यूपीए के गठबंधन में हमारे वो सहयोगी रहेंगे। इस फोल्ड में और लोग भी आने को तैयार हैं। जैसे आपने देखा, लालू यादव जी ने भी कहा कि हम कांग्रेस से मिलकर के लड़ेंगे।
तो हमारा कहीं न कहीं कुनबा बढ़ रहा है। जेडीयू के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, लालू यादव जी के साथ कुनबा बढ़ेगा आपका या फिर लालू पासवान? नहीं, अब येदियुरप्पा जी को ये ले सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि जिनको लोकायुक्त से लेकर के और जिस तरीके से स्थिति हुई, तो अब ये तो मैं समझता हूं कैप्टन अभिमन्यु जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जहां तक पार्टियों की बातें कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं। आखिर आज ये गठबंधन का युग चल रहा है, अभी भी कहीं किसी ने फोरकास्ट नहीं किया कि नहीं मतलब एकदम अगले चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। ऐसा जो सर्वे है या चाहे आप लोग मीडिया के लोग हैं, तो अच्छा, ये जगदम्बिका जी, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, आप यूपी से आते हैं, यूपी के राष्ट्रीय स्तर पर भी, और यूपी बेसिकली आपका बैकग्राउंड है, तो मायावती की अगर हालिया बयानों का या उनके जेस्चरिंग का हम को अगर एनालाइज करें तो वो काफी सॉफ्ट नजर आ रही है कांग्रेस पे, और अपने जन्मदिन पे 15 जनवरी को कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है, 17 को आपका AICC का अधिवेशन भी है। तो यूपी में क्या समीकरण बनते हुए आप देख रहे हैं अपनी पार्टी के साथ में, समाजवादी पार्टी और BSP के मद्देनजर? नहीं, देखिए, यूपी में ये समीकरण है कि हमारी सरकार को समाजवादी पार्टी ने भी और बहुजन समाज पार्टी ने, दोनों ने हमको समर्थन दिया सांप्रदायिकता को रोकने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ। तो मैं समझता हूं उस स्टैंड में न समाजवादी पार्टी के कोई बदलाव आ रहा है, न बहुजन समाज पार्टी के नीतियों में कोई बदलाव आ रहा है। वो दोनों पार्टियां ये कह रही कि हम किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दे रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है कि अब उससे लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में हम अभी कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। चुनाव हम उत्तर प्रदेश में जैसे पहले अकेले लड़े थे, आपने देखा 22 सीटें मिली, उसी तरीके से फिर हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। तो वहां हमारी तैयारी कांग्रेस की अकेले है। रविदास जी, जगदम्बिका जी का कहना है कि यूपी में आइडियोलॉजिकली समाजवादी पार्टी और BSP दोनों हमारे साथ है, और ऐसी अपेक्षा हम आगे भी रखते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दें कि केंद्र की UPA की सरकार में ना हम सरकार में शामिल थे ना यूपी शामिल थे। हमने मुद्दों पर समर्थन किया और मुद्दों पर विरोध करने का काम किया। आज हमारा मानना है कि केंद्र में UPA की सरकार सारे मोर्चों पर असफल हो गई है। जनता में बहुत भयंकर रूप से असंतोष व्याप्त है। जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और चाहती है कि दिल्ली की सरकार में भाजपा ना हो, बाकी सारे दल मिल करके तीसरा मोर्चा बनाएंगे और तीसरे मोर्चे की सरकार बनने जा रही है। उस सरकार को समर्थन कांग्रेस पार्टी कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ा फ्रंट जो है तीसरा फ्रंट होगा, और तीसरे फ्रंट की दिल्ली में अगली सरकार बनने जा रही है। जनता का लगभग मन बन गया है, बड़ा वोट बैंक का मन बन गया है कि दिल्ली में न भाजपा हो। तो ये तीसरा मोर्चा जो बन रहा है, तीसरे मोर्चे में प्रधानमंत्री कौन होंगे? जैसे इन मोदी सामने आ चुके हैं, कांग्रेस अपने चेहरे की बात कह चुकी है, घोषित भी कर देगी। तीसरे मोर्चे का चेहरा कौन रहेगा? मायावती, मुलायम, या फिर कौन? देखिए, तीसरे जयललिता, तीसरे मोर्चे में जयललिता लोगों का ये प्रयास है कि माननीय मुलायम सिंह जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो। तीसरा मोर्चा UPA के चुनाव के बाद UPA और NDA के तमाम घटक अलग होंगे और फ्रंट बनेगा। फ्रंट बन करके तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली में UPA और NDA के अलावा जो दल हैं उसके मिला करके और तीसरा मोर्चा बने, और चुनाव के बाद आप देखेंगे कि UPA से भी और NDA से भी तमाम दल अलग होकर के तीसरे फ्रंट में आएंगे और तीसरे फ्रंट की दिल्ली में सरकार बनेगी। चलिए, UP और NDA दोनों से दल टूट के तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार बनने जा रही तीसरे मोर्चे की। रविदास मेहरोत्रा ने पूरे जो समीकरण है स्पष्ट करने की कोशिश की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कैप्टन अभिमन्यु, आपसे टूट के कौन जाने वाला है? वैसे भी आपके पास एलाइज का टोटा है, कमी है। देखिए, JDU जो है वो इनसे अलग हो गया है। हाँ, कहना चाहूंगा, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जिस प्रकार की कपाल कल्पनाएं हमारे मित्र कर रहे हैं, ऐसा हुआ है तीसरे मोर्चे का हमेशा से नारा लेकर के, और बाद में ये कांग्रेस पार्टी को पिछले 10 साल से जितना भी कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार हुआ है,
समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये मिलकर के उस पाप के भागीदार हैं। हमारे जेडीयू के मित्र हैं, कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रहे थे, आज इनके स्वर और सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव जी के साथ में जाने का तय कर लिया है। तो आज ये भी तीसरे मोर्चे के गीतकार हैं। हमारे जेडीयू के मित्र हैं, कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रहे थे, आज इनके स्वर और सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लालू यादव जी के साथ में जाने का तय कर लिया है। तो आज ये भी तीसरे मोर्चे के गीत गा रहे हैं। वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वह तीसरे मोर्चे के नाम पर वोट लेकर के और दिल्ली में फिर से वो कांग्रेस के साथ में जाते हैं। उनका इतिहास रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें आप। ये देश की जनता तो आप भी देख रहे हैं। ये देश की जनता तय कर चुकी है, सपने तो आप भी देख रहे हैं। आपको भी पता चल जाएगा। सपने हम प्रधानमंत्री बनने का नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे बगैर कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये भी मतलब आप किंग मेकर होंगे, आप किंग मेकर होंगे, बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु इस पर हमारे समर्थन के बगैर कोई प्रधानमंत्री बनने की मुगालते में बना रहे। जे आप किसको समर्थन देंगे? समर्थन किसको देना चाहेंगे? फिर समर्थन किसको देना चाहेंगे? राहुल को या मोदी को? अपने पुराने सहयोगी को या नए सहयोगियों को? चुनाव मैडम नहीं, नरेंद्र मोदी जी को तो समर्थन देने का सवाल ही नहीं उठता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हम तो उनसे अलग हो गए हैं। अब चुनाव परिणाम आने दीजिए। मतलब राहुल को दे सकते हैं समर्थन? क्या है दूसरे दलों की क्या? राहुल को समर्थन दे सकते हैं? ये मिल बैठ के हम लोग तय कर लें। मतलब राहुल को समर्थन दे सकते हैं? आपने बोला कि आपके समर्थन के बगैर सरकार बनेगी। ये अभी भविष्य के गर्भ में क्या पल रहा है ना मैं जानता हूं ना आप जानती हैं। नहीं, पर आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया, आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया, सीधा स्टेटमेंट दिया कि हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, हमारा समर्थन लेना ही पड़ेगा जिसकी भी सरकार बनेगी। तो या तो सरकार राहुल की अध्यक्षता में बनेगी या मोदी की, या तीसरा मोर्चा जैसे तो मुलायम सिंह यादव को समर्थन देंगे आप? बिल्कुल, तीसरे मोर्चे में क्या चेहरे होते हैं, किस पे एक सहमति? वो चेहरा नीतीश कुमार नहीं है, मतलब आपका ये कहना है? आप कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। हम रेस में नहीं हैं, हम ना दावेदार हैं ना उम्मीदवार हैं, लेकिन जनता की हम उम्मीद रहेंगे, ये आपको बता दूं। चलिए इस सवाल से बाहर निकले। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज जिसने कई सवाल खड़े कर दिए वो प्रियंका गांधी का उस बैठक में शरीक होना कांग्रेस के आला नेताओं के साथ। तो ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या राहुल गांधी का जो ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इक्का है, क्या प्लान पी है, प्लान प्रियंका है उनका तुरुप का इक्का मोदी की काट के तौर पर? जगदम्बिका जी, अगर प्रियंका गांधी भूमिका निभाती हैं तो क्या वो अमेठी रायबरेली से निकलकर उसके बाहर कुछ सक्रिय भूमिका निभाने वाली है? क्या आज की बैठक से कुछ इस तरह का संकेत हम पढ़ें? देखिए, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 2014 के लोकसभा का चुनाव श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। हमने उनके ऊपर वर्किंग कमेटी और एआईसीसी के सभी सदस्यों ने उस फैसले को एंडोर्स किया और आज उस सक्रिय भूमिका में श्री राहुल गांधी जी आ गए और उन्होंने देश के उस 2014 का हो या कांग्रेस के संगठन को हो, वो सक्रिय रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी भी बात कही जा रही है कि दो भूमिकाओं में पार्टी के अंदर कोई भी नहीं रहेगा, या तो वो संगठन का जिम्मा संभालेगा या चुनाव मैदान में कूदेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऐसा हो सकता है कि संगठन की जिम्मेदारी प्रियंका देखें और चुनाव की कमान, जैसा कि पहले ही घोषित हो चुका हो जाएगा ऑफिशियली, राहुल गांधी के हाथ में हो? नहीं, देखिए, ये अपवाद, मतलब हम जैसा मैंने कहा कि अगर संगठन में जो पदाधिकारी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो देखें, एक ये बात नीतिगत हो सकती है कि भाई अगर सभी पदाधिकारी चुनाव भी लड़ें तो फिर देश में 543 सीटों के लिए मानिए जिन राज्यों की जिम्मेदारी है उन राज्यों में चुनाव की व्यूह रचना करना, चुनाव के संगठन की जिम्मेदारी या प्रबंधन की, क्योंकि चुनाव में प्रबंधन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक व्यवस्था होती है, तो इसलिए उन पदाधिकारियों से कहा गया। लेकिन ये तो हमेशा कांग्रेस में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। वो कैंपेन भी करते हैं, इसलिए कि राहुल जी को अपनी चुनाव के दौरान अपने अमेठी में जाने की जरूरत नहीं है, सोनिया जी को रायबरेली जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ प्रियंका जी जाती हैं अपना, उन्होंने देखा और उसके बाद
भारी बहुमत से तो जीतती हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि इसी तरह से क्या हम ये माने कि प्रियंका अब भी सिर्फ अमेठी रायबरेली तक सीमित रहेंगी जहां तक प्रचार का सवाल है, या उसके आगे भी उनको जाता हुआ हम देखते हैं देश के और हिस्सों में, या सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही, बाकी उत्तर प्रदेश भर में भी? क्योंकि अहमद पटेल वहां मौजूद थे आज की बैठक में प्रियंका के साथ, और मधुसूदन मिस्त्री भी यूपी के इंचार्ज वहां मौजूद थे। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि प्रियंका यूपी भर में दौरे करेंगी या केवल अमेठी रायबरेली में, या देश के और हिस्सों में भी प्रचार कर सकती हैं अपने भाई के लिए, पार्टी के लिए? नहीं, देखिए अभी प्रतीक्षा करिए, और आगे अभी 17 हमारी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, और 17 तारीख को एआईसीसी सेशन में हम अपनी भविष्य की रणनीति का ऐलान करेंगे, और 17 तारीख को पहले हमारी वर्किंग कमेटी से और उन चीजों में जो हमारा एजेंडा है। तो मैं समझता हूं कि ये बात तो जैसा आपने भी अभी उल्लेख किया था कि 17 की एक महत्वपूर्ण बैठक है जो 2014 के लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत से वो कांग्रेस के लिए मतलब एक अहम बैठक है, जिसमें हमने पूरे देश भर के आईसीसी नहीं, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा हिंट दीजिए, कुछ क्लू तो दीजिए इस बैठक से। थोड़ा बहुत हिंट तो देश को मिल रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो थोड़ा प्रतीक्षा करिए। देखिए ये 2014 के ही मंथन की तैयारी चल रही है, जो चाहे जो बैठकें हो रही हैं या जो हमारी उन बैठकों के बाद रणनीति बनेगी, और उस रणनीति का हम खुलासा 17 तारीख को कर देंगे। तो कम से कम 17 चलिए, मैं आपके पास फिर आऊंगी, ये सवाल आपसे फिर पूछूंगी। कैप्टन अभिमन्यु के पास चलते। कैप्टन अभिमन्यु, अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका को उतारते हैं प्रचार के लिए, या जो प्रियंका को इस्तेमाल करते हैं मोदी की कार्ड के तौर पर, तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? शीतल जी, आपकी पूरी बातचीत को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने कहा कि ये प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, फिर आपने कहा कि वो पहले राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी नया तुरुप का पत्ता। तो हम क्या ये मान लें कि प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी फेल हो गया, और राहुल गांधी जी फेल हो गए, अब तुरुप का पत्ता के तौर पर प्रियंका वाड्रा जी आ रही हैं? तो कांग्रेस की जो आज स्थिति है देश में, 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम नहीं, आप प्लान बी से कैसे पार पाएंगे, ये मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी राजस्थान और दिल्ली जैसे प्रांत में, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो राजस्थान और दिल्ली के चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस पार्टी को 10% सीटों पर ला करके खड़ा किया है। ये जो जनाक्रोश है, ये परिवर्तन जन आंदोलन बन चुका है। अब चाहे कोई परिवार से, परिवार के बाहर से कांग्रेस कितना ही अपने आप को नए आवरण में प्रस्तुत करने की कोशिश कर ले, वो जनता की नजरों से गिर चुकी है, और उसके लिए वो स्वयं जिम्मेवार है। उसके अपने कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से विफलताएं, वो तमाम कारण हैं जिसके कारण से जनता के हृदय से कांग्रेस अब हट चुकी है, और अब नए विकल्प की तलाश है। विकल्प केवल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। चलिए, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलती हूँ। प्रेम शुक्ला संपादक है, पत्रकार भी है। मैं चाहूंगी कि प्रेम शुक्ला जी आप थोड़ा एनालिसिस कीजिए। प्रियंका एक अग्रेसिव नेता के तौर पर जानी जाती हैं, एक स्पॉन्टेनियस पर्सनालिटी है उनकी, जहां भी उतरती हैं भारी भीड़ जमा हो जाती है, एक अच्छी फॉलोइंग है उनकी। तो अगर प्रियंका मैदान में उतरती हैं तो किस तरह से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है बीजेपी के लिए, या क्या प्रियंका को एक पोटेंट थ्रेट के तौर पर आप देखते हैं बीजेपी के लिए, मोदी के लिए? नहीं, प्रियंका गांधी जो है वो उनका इस्तेमाल कांग्रेस बखूबी करती रही है। पिछले चुनाव में भी 2004 में नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया। नहीं, लेकिन पहले अब तक तो केवल अमेठी रायबरेली पे वो करती थी, भाई और मां के लिए प्रचार करती थी। लेकिन आज जिस तरह से मंथन एक बैठक में अहम नेताओं के साथ मौजूद पाया गया, तो उससे लगता है कि शायद बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर हाँ बताइए। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। नहीं, गांधी परिवार में एक परंपरा है, राजीव गांधी राजनीति में थोड़े कम सक्रिय जब होते थे तो अरुण नेहरू को लाकर सामने बैठा दिया जाता था। अरुण नेहरू को देखते राजीव गांधी बड़े सक्रिय हो जाते थे। तो प्रियंका गांधी को जब जब राहुल गांधी फेल होते दिखाई देते हैं तो उनको फिर से सक्रिय करने के लिए प्रियंका गांधी को लाया जाता है और कांग्रेस को लोगों को दिखाया जाता है। देखिए, अभी हताश मत होइए, हमारे पास एक और चेहरा है। नहीं, कहा और चेहरा है, फेल हो गए हैं, कौन सा ये तर्क ये तर्क सिद्ध कर रहा हूं। ये तर्क अरे भाई, अभी 4 स्टेट के इलेक्शन हुए, वाइस प्रेसिडेंट, सुन लीजिए ना तर्क,
नहीं, जवाब सुन लीजिए ना, सिद्ध करता हूं। आपने जयपुर अधिवेशन में आदरणीय राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उनके मातहत काम करना चाहूंगा। उसके बाद 4 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, आप चारों के चारों राज्य में उड़ गए। एक मिजोरम बचा है, वो भी कांग्रेस के नाते नहीं, लालतन हलवा के नाते बचा हुआ है और उसका पूरे परिवार का कब्जा है। उसके अलावा आपके युवराज पूरी तरह फेल हो गए। आपके जयराम रमेश कह रहे हैं परफॉर्म नहीं कर रहे। जयपुर के बाद प्रधानमंत्री को आप कह रहे कहां बात हो रही है? तो राहुल गांधी के बारे में जयराम रमेश तक को 12 स्टेट में जो उनके सलाहकार थे। प्रेम शुक्ला जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रेम शुक्ला जी, आप पॉलिटिशियन की तरह बोलने लगे। मैंने आपसे एक पत्रकार के तौर पर जवाब मांगा था, एक पत्रकार के तौर पर एनालिसिस मांगा था। आप अपना पॉलिटिकल एनालिसिस ले आए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले आप मेरा सवाल सुनिए। आप एकदम मेरा सवाल सुनिए और फिर निष्पक्षता से जवाब दीजिए। एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक संपादक के तौर पर, राहुल और प्रियंका दोनों साथ कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं? चलिए, माना राहुल आपने कहा आपके हिसाब से फेलियर है, जयराम रमेश ने फेलियर बोल दिया, लेकिन प्रियंका और राहुल इकट्ठा इस चुनाव में कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं? फर्क पड़ेगा कांग्रेस के लिए कि नहीं पड़ेगा? ये बताइए, एक जर्नलिस्टिक एनालिसिस दीजिए मुझे। निश्चित एक पराजित फौज को नया चेहरा देने से लड़ाई के लिए लोगों को प्रेरित करने में आसानी होती है। प्रियंका गांधी को अमेठी और रायबरेली से बाहर निकालकर संगठन के बैठक में अध्यक्षता करने दी जा रही है। यह तो सीधा संदेश है कि अब हमको जो है अपनी निर्णायक लड़ाई में उतरना है। क्यों निर्णायक लड़ाई में उतरना है? कि अब तक जो हमारी सेना है वो 100 के आसपास जा खड़ी हुई है, 100 से 140 सीट के भीतर ये कांग्रेस खड़ी है। बहुत निष्पक्ष आप देख लीजिए, बहुत ईमानदारी से विश्लेषित कर लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी 170 छू रही है और अगर ये इसके ऊपर चढ़ गई तो उनकी सरकार बन जाएगी। एनडीए और यूपीए दोनों जानते हैं लोग। आंकड़े नहीं मांग रही हूँ, आंकड़े नहीं मांग रही हूँ, 180 का फिगर आंकड़ों के बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक हाइपोथेटिकल सवाल है, उससे सीधा जवाब मांग रही हूँ। नहीं, इसलिए प्रियंका गांधी को एक्टिव करके कांग्रेस भागती लड़ाई में कम से कम फिर खड़े होने की ताकत जुटा रही है, ये निश्चित है। चलिए, कांग्रेस ताकत जुटा रही है और प्रियंका और राहुल एक जबरदस्त कॉम्बो हो सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु। शीतल जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अगर गंभीरता से अपने आप को नए अवतार में प्रकट करना है तो उसको परिवार से बाहर जाकर के सोचना पड़ेगा। ये देश की जनता में परिवारवाद आज अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। परिवार की एकजुटता से आप डर तो नहीं रहे? केवल मोदी जी बनाम राहुल जी नहीं, देश का बेटा और एक परिवारवादी राजनीति का बेटा, इनके बीच में चुनाव होने वाला है। और देश की जनता एक साधारण परिवार से जन्म लिया हुआ व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद और पदों पर बैठते देखना चाहती है। दिल्ली के चुनाव के परिणाम आप हमें रोज कहते हैं, हमें सबक लेना चाहिए। और आम आदमी पार्टी की भी जो जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है, उनसे भी ये समझने की आवश्यकता है कि जनता अब नए प्रकार की राजनीति चाहती है और परिवार की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। कांग्रेस ने अगर इस प्रकार का प्रयोग किया, आप कह रहे हैं और स्वाभाविक भी है कि आप इसे खारिज करेंगे, आप इसे थ्रेट के तौर पर एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। हमारे साथ अजय आलोक है, प्रवक्ता जेडीयू के। अजय, अगर प्रियंका पूरे देश में कैंपेन के लिए आती हैं, राहुल की मदद के लिए ही सही, पूरे देश में, बिहार के अलावा, बिहार की हम बात चलिए छोड़ देते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कुछ कांग्रेस के फॉर्च्यून्स पे, उसके भविष्य पे फर्क पड़ता दिखेगा प्रियंका की पर्सनालिटी को देखते हुए, उनकी मास अपील को देखते हुए? देखिए, हर पार्टी के पास कोई ना कोई जिन होता है जो बोतल में बंद होता है, समय आने पे उसको खोला जाता है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए ये जिन काम कर सकता है, हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अभी आपने हमारे बीजेपी के मित्र को देखा, वो भी आम आदमी पार्टी की नकल में आ गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये तीसरी शक्ति के उदय को देख रही हैं। अब मेरी बात को लिख लीजिए आप, ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट है, इनकी परतें खसक रही है जमीन के नीचे से। और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आ जाएंगे, आप यहां पे मैं बता रहा हूं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि सिर्फ तीसरी शक्ति का ही उदय होगा पूरे देश में। और ये ट्रेलर आपको दिखाया दिल्ली में, आने वाले समय में देश के हर राज्य में ये ट्रेलर एक फिल्म बन के निकलेगी और यही रिजल्ट होने वाला है।
और जहां तक रही परिवारवाद की बात, तो मैंने साफ बोला है, अगर एक गांधी परिवार चला रहा है तो दूसरा संघ परिवार लेकिन चला रहा है। आपने ये भी कहा, कोई अलग नहीं, आपने ये भी, और मैं इस चीज की सराहना करती हूँ कि आपने बड़ी निष्पक्षता से कहा कि बोतल एक जिन हर पार्टी के पास होता है। प्रियंका गांधी को शायद आप वो जिन कह रहे थे। जगदम्बिका जी, क्या वक्त आ गया है कि बोतल का ढक्कन खोल के उस जिन को पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली बाहर ले आया जाए? नहीं, देखिए, हमें बोतल हम जिन्न रखते ही नहीं कि हमको बोतल खोल के हम जिन्न को लाएं। हम तो जिन्न से परहेज करते हैं, जिन्न जैसी नहीं, जिन्न जैसी शक्तियों के खिलाफ रहते हैं। इनका वैचारिक साथी जिन्न कह रहा है। नहीं, वैचारिक साथी प्रेम जी, आप नहीं, जिन्न जैसी शक्तियों के खिलाफ रहते हैं। इनका वैचारिक साथी जिन्न कह रहा है। नहीं, वैचारिक साथी प्रेम जी, आप संपादक हैं या आप पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। हम लोग आपको संपादक समझते हैं, तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप निष्पक्षता से कमेंट जाना चाहिए। वैचारिक साथी ही कह रहे हैं, निष्पक्षता तो यही कह रहे हैं, सेकुलर विचार दोनों के हैं ना। निष्पक्षता से अच्छी, हाँ, तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी है, ये प्रेम जी भी इस बात से सहमत होंगे कि जब कोई चुनाव लड़ती है तो पार्टी हो या कोई प्रत्याशी हो, तो उसमें जो सक्रिय सदस्य है परिवार के, वो सभी लोग पूरी मजबूती से लगते हैं। अगर हम लोग रोज चुनाव लड़ते हैं, हमारे परिवार में जो राजनीति में नहीं भी रहते हैं, वो लोग भी पूरे चुनाव में पूरी मेहनत करते। तो इसलिए डेमोक्रेसी में, मतलब प्रियंका जी तो चुनाव कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं, चुनाव में भाग लेती रही हैं। वो मान लिया सुल्तानपुर या अमेठी, रायबरेली इस अपने को करती रही, इसलिए कि सोनिया जी, राहुल जी पूरे देश का कैंपेन संभालते रहे हैं। तो इसलिए अगर आज समय समय पे भी प्रियंका जी पार्टी के लोगों से मिलती रहती अच्छा, है। जगदम्बिका जी, चलिए हमने माना कि चुनाव के वक्त परिवार एकजुट हो जाया करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, साझा तौर पर रणनीति बनाई जाती है, इसमें कुछ परहेज या बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सवाल जो सबके मन में कौंध रहा है वो ये कि अगर प्रियंका इसी सहयोग के लिए उतरती हैं, तो किस तरह की भूमिका में हम उनको देख सकते हैं? क्या वो चुनाव की कमान संभाले हुए दिख सकती हैं? क्या वो संगठन की कमान संभाले हुए दिख सकती है, या खुद एक्टिवली चुनाव लड़ते हुए दिख सकती है? अच्छा, ये बताइए, आज एक उनकी नेताओं के साथ कुछ बैठक हुई और आज ही इतनी जिज्ञासा और इतना जो हमारे साथी बैठे हैं, जिस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु संजीदा होने के बाद भी जिस तरह से आरोप लगा रहे परिवार, मतलब चुनाव में परिवारवाद का, और जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, मुझे लगता है आखिर इतनी ज्यादा क्यों उनको चिंता हो गई, या इतना ज्यादा क्यों परेशान हो गए, या मैं कह लूं बौखलाहट हो गई। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, देश के लोग जानना चाहते हैं, जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो इलेक्शंस को वॉच करेंगे, पूरा देश देखेगा, वो ये जानना चाहता है कि अगर वो उतरती हैं सहयोग के लिए, परिवार के लिए, तो ये सब तमाम भूमिकाओं में से किसमें सबसे ज्यादा हम उनको देख सकते हैं? लाइकली क्या है? देखिए, जो भूमिका की बात रही, चुनाव में कांग्रेस का एक एक सक्रिय सदस्य अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन करता है। प्रियंका जी भी 2014 में कांग्रेस के चुनाव के लिए जितनी उनकी ऊर्जा है, उससे वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मतलब कैंपेन करेंगी, केवल सिर्फ कैंपेन करेंगी? नहीं, जहां तक दायित्व की बात है, मैंने पहले भी आपको कहा कि वो 17 तारीख को एक महत्वपूर्ण, यानी हम ये उम्मीद रखें कि 17 को कोई बड़ी घोषणा इस बारे में भी हो सकती है। आप इस ओर इशारा कर रहे हैं? 17 को 2014 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के जो स्वाभाविक है कि हमारा जो मंथन चल रहा है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णायक हमारी रणनीति बनेगी, जिसमें प्रियंका की भूमिका भी स्पष्ट हो सकती है। नहीं, सवाल प्रियंका की भूमिका का है ना। देखिए, हमारे यहाँ भूमिका तय हो चुकी है राहुल गांधी की, और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। सहायक भूमिका की बात कर रही हूँ, सहायक भूमिका, नहीं, सपोर्टिंग रोल। ये प्रियंका जी का भी सहयोग रहेगा, समझे? क्या उसमें कुछ क्लैरिटी हम 17 को अपेक्षा करें कि प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर भी कुछ स्पष्टता 17 को आ जाएगी? क्या इसकी इतना बार तो जवाब दे दीजिए। नहीं, इसका स्पष्टता कैसे आनी भाई? जब हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टता कर दिया है कि मतलब चुनाव में जो भूमिका है वो हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में
चुनाव लड़ेंगे और उसमें जो लोग भी सबका सहयोग उनके नेतृत्व में पार्टी के साथ होगा और सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं निर्धारित होंगी। तो ये भूमिकाएं आप स्पष्ट करेंगे ना 17 को? आपकी पार्टी स्पष्ट करेगी ना सहयोगी सपोर्टिंग रोल्स की, सहयोगी भूमिकाओं की आप स्पष्ट करेंगे देश के सामने ना 17 को? उसमें हम ये उम्मीद रखें कि प्रियंका की भूमिका भी स्पष्ट हो सकती है। नहीं, इसमें कोई स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ जब भूमिका निर्धारित हो चुकी है। और तो फिर 17 को आप क्या करने वाले हैं? 17 को आप क्या घोषणा करने वाले हैं? उसमें हमारी रणनीति होगी, घोषणा हम थोड़ी करने वाले हैं। उसमें हमारी रणनीति होगी, उसका खुलासा होगा, तो वो 17 तक आप प्रतीक्षा कर लीजिए। चलिए ठीक है, हम 17 तक प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि अभी आप और कुछ इससे ज्यादा नहीं कहना चाह रहे, लेकिन बहुत संकेत आपने दे दिए हैं। थोड़ा सा वक्त हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है अभी। सभी से चलते चलते मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। रविदास मेहरोत्रा काफी देर से हमारे साथ जुड़े नहीं है। रविदास जी, प्रियंका गांधी अगर प्लान पी के तौर पर उतरती है मैदान में और उत्तर प्रदेश भर में ही, सारे उत्तर प्रदेश भर में, अगर देश भर में ना यूपी भर में भी अगर वो कैंपेन करती है अमेठी रायबरेली के अलावा, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स पर इस चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, केंद्र में यूपीए की 10 साल से सरकार है और 10 साल में लगातार महंगाई बढ़ी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार घोटाले हुए हैं, लगातार गरीबी बढ़ी है। तो अब जो है जनता चाहती है कि मुद्दों पर चुनाव हो, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। आज जनता ये चाहती है कि जनता की समस्याएं हल हो। जनता चाहती है कि महंगाई पर अंकुश लगे, बेरोजगारी की समस्या हो, गरीबी दूर हो, भूख दूर हो। इन मुद्दों पर चुनाव हो और इन मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए ये बात हो रही है कि चलिए मतलब आप मानते हैं कि चेहरों का कोई मतलब नहीं है, परिवार का कोई मतलब नहीं है, मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालेंगे और मुद्दों के आधार पर अपना नेता चुनेंगे। प्रेम शुक्ला बता चुके हैं कि प्रियंका के राहुल के साथ जुड़ने से असर पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, कि उनसे मैं ये सवाल दोबारा नहीं करूंगी। कैप्टन अभिमन्यु, फाइनल रिएक्शन। शीतल जी, मैं रविदास मेहरोत्रा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस बार का जो चुनाव है ये विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। ये स्वदेशी बनाम विदेशी का चुनाव होगा, राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी का चुनाव होगा, ईमानदार बनाम भ्रष्टाचारी का विकास ये चुनाव होगा, सबको साथ के मुकाबले में वोट बैंक की राजनीति का चुनाव होगा, आर्थिक विकास और आर्थिक विनाश के बीच में चुनाव होगा, ये सुशासन बनाम कुशासन के बीच में चुनाव होगा। और हमें विश्वास है कि देश की जनता परिवर्तन सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता का होगा। बनाना चाहती है, सोने की चिड़िया बनाना चाहती है। हम बिल्कुल स्वागत करेंगे, हर बहस का स्वागत करेंगे, हर बहस का स्वागत करेंगे, अल्पसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, तुष्टीकरण का विरोध करेंगे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का विरोध करेंगे और इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन करके हम लोग फिलहाल हम 17 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। 17 तारीख को देखते हैं क्या घोषणा होती है और ये स्पष्ट तभी हो पाएगा कि ये मुद्दों पर आधारित चुनाव होने वाला है या चेहरों के बीच में तनातनी देखने को मिलने वाली है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज।